मन करोई धरती ने जीरो जस नर नारी गावे। देव भीतर से ई धरती। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 में एक प्रश्नावली है त्रिभुजों की समरूपता। त्रिभुजों की समरूपता के बारे में पढ़ेंगे और उस पर एक दो प्रमेय है, अपन उनको प्रूव करके देखेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुजों की समरूपता किसे कहते हैं। व्हाट इज सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। त्रिभुजों की समरूपता किसे कहते हैं। दो चीजें होती है, एक तो होता है सर्वांग समता और एक सर्वांग सम त्रिभुज और एक होते हैं समरूप त्रिभुज। तो सर्वांग सम और समरूप में बेसिकली क्या डिफरेंस है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। यदि दो त्रिभुज जिनकी सभी भुजाओं की लंबाइयां, सभी कोण एकदम एक जैसे हो तो दोनों त्रिभुज कहलाएंगे अपने कॉन्ग्रुएंट, यानी सर्वांग सम कहलाएंगे। सभी अंग समान तो दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम कहलाएंगे। जबकि समरूप त्रिभुज कौन से कहलाते हैं, ऐसे दो त्रिभुज जिनकी भुजाओं की सभी माप एकदम समान हो या न हो, लेकिन उनकी भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात समान होना चाहिए। कोण है वो तो समान होंगे, लेकिन भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात क्या होगा, समान। जैसे इसकी लंबाई 4 है, इसकी 6 है, इसकी 8 है, तो इसकी यदि 2 है, इसकी 3 है और इसकी लंबाई यदि 4 सेमी है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के समरूप कहलाएंगे, क्योंकि इनकी सभी संगत भुजाओं का अनुपात एकदम समान है। इनका अनुपात क्या है, 1:2, इनका भी 1:2 और इनका अनुपात भी है 1:2। तो ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, समरूप त्रिभुज। लेकिन यदि ऐसे दो त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, जैसे ये 4, ये 5, ये 6, यदि ये भी 4, ये भी 5, ये 6, तो ये दोनों त्रिभुज कहलाएंगे सर्वांग सम त्रिभुज। सर्वांग सम त्रिभुजों का चिन्ह होता है, यदि कोई भी दो, जैसे अपने दो त्रिभुज है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF, तो ये सर्वांग सम है, तो इनको हम कैसे लिखेंगे, ये चिन्ह होता है सर्वांग सम का। जबकि यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनको हम कैसे लिखते हैं, ABC यदि समरूप है त्रिभुज DEF के, तो कैसे लिखेंगे, त्रिभुज DEF। ये चिन्ह है, ये है समरूप का, यानी इसका मतलब क्या है कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है, सिमिलर है। तो समरूप त्रिभुज की इस प्रश्नावली में अपने सबसे पहले एक प्रमेय आती है, उस प्रमेय का नाम है थेलस प्रमेय। थेलस प्रमेय का सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, स्टेटमेंट पता होना चाहिए, कथन पता होना चाहिए। थेलस प्रमेय का कथन क्या है कि यदि किसी त्रिभुज की जैसे हमने एक त्रिभुज ले लिया, ट्रायंगल ABC, चलो थोड़ा सा अपन बड़ा ले लेंगे क्योंकि अपने को इसमें आगे थोड़ी फॉर्मेशन भी करनी पड़ेगी। तो जैसे अपने पास ये त्रिभुज है ABC, तो थेलस प्रमेय क्या कहती है, थेलस प्रमेय ये कहती है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अपन कोई रेखा खींचें, तो वह रेखा, जैसे अपन ने इसकी एक भुजा BC के समांतर एक रेखा खींच दी DE, तो थेलस प्रमेय क्या कहती है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर रेखा उसी त्रिभुज की अन्य दोनों भुजाओं को एक समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी अपन यदि BC के समांतर लेंगे DE रेखा को, तो यह DE रेखा इस भुजा और इस भुजा को समान अनुपात में विभाजित करेगी। समान अनुपात में विभाजित करने का मतलब क्या है कि AD बटा DB इज इक्वल टू AE बटा EC, यानी AD और DB का अनुपात AE और EC के अनुपात के समान होगा।
इसको हम कैसे देखेंगे? किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए, प्रूव करने के लिए सबसे पहले यदि अपन बोर्ड के एग्जाम में करें तो सबसे पहले जो चीज़ हमें दे रखी है सबसे पहले उसका स्टेटमेंट हमें दिया होगा। उसके बाद उस स्टेटमेंट में जो जो चीज़ें हमें दे रखी है, गिवन है, वो चीज़ हम सबसे पहले लिखेंगे। तो इस प्रमेय में हमें क्या दिया हुआ है? एक तो त्रिभुज दिया हुआ है ABC, त्रिभुज ABC, और हमें कहा गया है कि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर रेखा यानी कि DE है, यह BC के क्या है? समांतर। DE रेखा है, यह BC के हमें क्या दे रखी है? समांतर। तो त्रिभुज ABC में क्या होगा? DE पैरेलल टू BC, ये चीज हमें दे रखी है। और उसके बाद हम क्या लिखेंगे? जो चीज हमें सिद्ध करनी है, जो चीज हमें प्रूव करनी है। तो इस प्रमेय में हमें क्या सिद्ध करना है? इस प्रमेय में हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज की एक भुजा की समांतर रेखा है तो अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी, यानी कि AD बटा DB इज इक्वल टू किसके होगा? AE बटा EC के। तो हमें इस प्रमेय में क्या सिद्ध करना है कि यदि एक त्रिभुज ABC में यदि DE पैरेलल है BC के तो AD बटा DB इज इक्वल टू होगा AE बटा EC के। तो इस चीज को हम सिद्ध कैसे करेंगे? इसके लिए हम सबसे पहले थोड़ी सी रचना करेंगे। रचना में हम क्या करेंगे कि जो अपना ये D बिंदु है, इस D बिंदु से एक रेखा खींच के इसको हम C से मिला देंगे। E बिंदु है, इसको हम एक रेखा खींचकर B से मिला देंगे। ठीक है। इसके बाद अपना अगला काम क्या होगा कि जो D बिंदु है, इस D बिंदु से हम AC भुजा पे लंब डालेंगे। D बिंदु से हम क्या डालेंगे? AC भुजा पर लंब डालेंगे, नॉर्मल डालेंगे यहां से एक। तो AC भुजा पे लंब क्या होता है? किसी भी बिंदु से किसी भी भुजा पर लंब कैसे डालते हैं कि जैसे ये भुजा है तो इस पर इस बिंदु से जो रेखा इस भुजा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है वह रेखा इस भुजा पर क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। तो D बिंदु से AC भुजा पर लंब क्या होगा? जो इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी। और लंब का अपने चिन्ह कैसे होता है? लंब को अपन ऐसे चिन्ह से लिखते हैं कि ये किसका चिन्ह है? लंब का चिन्ह है। तो D से हमने AC पर क्या डाल दिया? लंब डाल दिया। अब E से हम AB पर क्या डालेंगे? लंब डालेंगे। E से AB पर लंब कैसे डालेंगे कि ये देखो E से हमने एक रेखा खींच दी जो AB भुजा के साथ 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो इसको तो हम नाम दे देंगे M और इसको हमने नाम दे दिया N। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? अब आपको पता है कि हमें क्या लेके आना है, क्या सिद्ध करना है? हमें AD बटा DB। तो AD हमें कहाँ से मिलेगा? यहाँ से देखो AD क्या है? AD तो ये है और DB क्या है? DB ये है। तो हम ऐसे दो त्रिभुज लेंगे जिसकी एक भुजा क्या हो? AD, और एक यहाँ पे अपन त्रिभुज लेंगे जिसकी एक भुजा क्या हो? DB। तो यहाँ से देखो अपने क्या है कि हमने सबसे पहले एक त्रिभुज ले लिया, त्रिभुज ADE। तो बच्चों ये बताओ कि त्रिभुज ADB में यदि हम आधार AD को ले लें तो लंब कौन सी भुजा होगी? यदि हमने आधार AD ले लिया तो लंब कौन सी भुजा होगी? लंब होता है वह हमेशा आधार के सामने वाली भुजा होती है। यानी अब जैसे अपने पास कोई भी त्रिभुज है बच्चों, जैसे अपने पास ये त्रिभुज है एक, तो इसमें यदि ये अपना त्रिभुज है ABC, तो इसमें यदि अपना आधार BC है तो बताओ लंब कौन सा होगा? लंब हमेशा होता है कि जो भुजा के सामने वाला बिंदु होता है उससे इस भुजा पर लंब डालना। तो बताओ A से हम BC पे लंब डाल सकते हैं क्या? हम कहीं भी डालेंगे तो ये कोण 90 डिग्री का थोड़ी होगा। तो इसका लंब क्या होगा? इस भुजा को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा और A से जो इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा यही इसका क्या होगा? लंब होगा। यदि इसको नाम M दे दिया तो बताओ त्रिभुज ABC में भुजा BC पर लंब क्या है? AM।
तो यहाँ पे अपने ADE त्रिभुज में यदि आधार AD है तो इसका लंब कौन सा होगा, इस AD के ADE के AD भुजा के सामने जो शीर्ष है, इस शीर्ष से इस भुजा पर लंब, तो अपना लंब कौन सा हो गया, EN। आपको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB क्या होगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार क्या है उस त्रिभुज का, AD, गुणा ऊंचाई क्या है उस त्रिभुज की, ऊंचाई यानी लंब। तो बताओ लंब क्या है उस त्रिभुज का, EN। लंब क्या है उस त्रिभुज का, EN। ADE में AD तो आधार है और ये क्या है, EN इसका लंब है। तो बताओ एरिया ऑफ ADB क्या हो गया, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब बच्चों हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, अब हम त्रिभुज लेंगे BDE और BDE का क्षेत्रफल निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वह होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो BDE का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुणा, बच्चों आधार क्या है इसका, आधार यदि हम इसका DB ले लें, इसका आधार क्या ले लें, DB, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। अब देखो ये वाला अपना आधार है इसका, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, इसके सामने वाले शीर्ष से इस भुजा पर लंब, तो लंब यहां तो आएगा नहीं, ये जो EN है यह क्या है, इस DB पे ही लंब है, EN ये लंब है, ये किस पे है, DB पे। तो इसकी ऊंचाई क्या है, DBE ट्रायंगल की ऊंचाई क्या है, EN। क्योंकि यदि इसका ये आधार है तो आधार के सामने वाले शीर्ष से इस भुजा पे जो लंब डाला गया है यही इसका लंब कहलाएगा। तो इसका लंब क्या है, EN। तो 1/2 DB गुणा EN। इसको बच्चों हम समीकरण नंबर दे देंगे, नाम 1, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों अपन क्या निकालेंगे, अब अपन ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे। ADE का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, AE को आधार मानकर, किसको आधार मानकर, AE को आधार मानकर। यदि अपना आधार ये होगा तो ऊंचाई कौन सी होगी, ADE में यदि अपना AE आधार है तो इसकी ऊंचाई कौन सी होगी, आधार के सामने वाले शीर्ष से जो इस भुजा पे लंब डाला जाता है वही क्या होती है, इसकी किसी भी त्रिभुज की ऊंचाई होती है। तो इसका आधार है अपने पास AE, तो इसका लंब क्या होगा, DM। इसकी ऊंचाई या लंब क्या होगा, इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, DM। यदि अपन आधार इसका AE लेते हैं तो ऊंचाई क्या होगी, DM। आधार के सामने वाले शीर्ष से जो आधार पे लंब डाला जाता है वह किसी त्रिभुज की क्या कहलाती है, ऊंचाई कहलाती है। तो DM इसकी क्या है, ऊंचाई हो गई। आधार क्या हो गया इसका, AE। तो बताओ बच्चों एरिया ऑफ त्रिभुज, यहां पे हमने ADB क्यों ले लिया, ADE होगा, क्या होगा यहाँ पे, ADE। एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, यदि हम आधार किसको माने, AE को आधार माने तो इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार है अपने पास AE और गुणा में ऊंचाई क्या है, DM। इसको बच्चों इक्वेशन नंबर हम दे देंगे 3। अब हम चौथा क्षेत्रफल निकालेंगे त्रिभुज DEC का, और आधार क्या लेंगे हम, EC। हमने आधार यहाँ पे EC क्यों लिया, क्योंकि हमें ये चीज लेके आनी है, AD/DB बराबर AE/EC।
ये चीज हमें दिखाने के लिए हम 4 ऐसे त्रिभुज लेंगे जिसमें बाकी की चीजें तो कट जाए, बस केवल खाली क्या बच जाए, AD बटा DB बच जाए और इस साइड बच जाए AE बटा EC। तो यहाँ तो हमने आधार ले लिया AE को और इसकी ऊंचाई क्या है DM, और यहाँ पे हम आधार लेंगे EC को। तो बताओ बच्चों DEC की ऊंचाई क्या है, यदि हम आधार EC को लें तो इसके सामने DEC में आधार यदि EC है तो इसका सामने वाला शीर्ष कौन सा हो गया, D, और D से इस पर जो लंब डाला गया है DM, यही इसकी क्या होगी, ऊंचाई होगी। आधार है इसका EC और ऊंचाई है इसकी DM, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 EC गुणा DM। तो बताओ बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC क्या होगा, इज इक्वल टू 1/2 गुणा EC गुणा DM। क्या होगा, EC गुणा DM। इसको हम इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे बच्चों, 4। अब अपने को क्या करना है, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देना है अपने को। समीकरण 1 में समीकरण 2 का क्या करना है, भाग। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो इस साइड तो बच्चों क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, और बटा में क्या आएगा, 1 को 2 पे भाग देने पर एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। और इस साइड क्या आएगा अपने पास, 1/2 गुणा AD गुणा EN, और बटा में क्या आएगा अपने पास 1/2 गुणा DB गुणा EN। तो बच्चों यहां से देखो क्या कट जाएगा अपने पास, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो गया, EN से EN कैंसिल आउट हो गया। तो अपने पास क्या बचा, AD बटा DB। क्या बच गया इस साइड, AD बटा DB। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में इक्वेशन नंबर 4 का भाग लगाएंगे। तो बताओ बच्चों इस साइड क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। ये बिंदु कौन सा है अपना, B। तो इक्वेशन नंबर 3 में 4 का भाग लगाएंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। तो बताओ बच्चों क्या आएगा, 1/2 गुणा AE गुणा DM बटे 1/2 गुणा EC गुणा DM। तो बताओ बच्चों यहां से क्या कैंसिल आउट होगा, DM से DM, और 1/2 से 1/2। तो यहां से देखो एरिया ऑफ ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC क्या आ गया, AE बटा EC। तो बच्चों इस जो पहले हमने डिवाइडेशन किया था इसको हम इक्वेशन नंबर दे देंगे 5 और इसको हम इक्वेशन नंबर नाम दे देंगे 6। तो आप ये देखो कि जो इक्वेशन नंबर 5 का लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट है, राइट हैंड साइड का पार्ट है, वह क्या है, AD बटा DB। और 6 का जो राइट हैंड साइड का पार्ट है वह क्या है, AE बटा EC। यानी कि जो हमें सिद्ध करना है AD बटा DB बराबर AE बटा EC, वह समीकरण नंबर 5 व 6 के दोनों की क्या है, राइट हैंड साइड। यदि समीकरण नंबर 5 व 6 दोनों के लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाए तो दोनों के राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे। तो बताओ बच्चों लेफ्ट हैंड साइड कैसे इक्वल होंगे, इसमें ऊपर की साइड तो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और इसमें भी है ऊपर की साइड एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, जबकि नीचे की साइड इसमें क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, और इसमें नीचे की साइड क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। यदि
हम यह सिद्ध कर दें कि एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, तो फिर दोनों समीकरणों के लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल, तो उनके राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और जो अपनी स्टेटमेंट थी, अपनी थ्योरम थी, वो क्या हो जाएगी, प्रूव हो जाएगी कि AD बटा DB इज इक्वल टू AE बटा EC, यानी किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के यदि हम समांतर रेखा खींचें तो वह रेखा उस त्रिभुज की अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी AD बटा DB क्या होता है, AE बटा EC। तो अब हम क्या काम में लेंगे बच्चों, कि जो चीज हमें दे रखी है ना वही चीज हमारे काम में आएगी। तो इस सवाल में हमें क्या दिया हुआ है कि DE इज पैरेलल टू BC, यानी DE समांतर है BC के, जो DE रेखा या समांतर है BC के। तो ये चीज हमें इस सवाल में दी है, तो ये चीज अपने यहां तक कहीं काम नहीं आई, तो कहीं काम नहीं आई तो एक कब काम आएगी, अब काम में आएगी। अब काम में ऐसे आएगी कि आपको पता होना चाहिए बच्चों कि जो दो समांतर रेखाएं होती है उनके बीच में यदि आधार समान है, यदि आधार समान है तो भले ही कितने ही त्रिभुज बन जाए, उन सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होते हैं, एक समान होते हैं। यानी ये जो सभी त्रिभुज बन रहे हैं इनके क्षेत्रफल क्या है, एक समान। ये एक समान कब होंगे, जब ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों रेखा क्या होगी, समांतर। ये ऐसा क्यों होता है, आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो इन सभी का आधार क्या है, समान है। इन सभी त्रिभुजों का आधार की लंबाई क्या है, समान, जबकि इन सभी त्रिभुजों की ऊंचाई भी क्या है, एक समान है। ऊंचाई एक समान कैसे, जैसे अपने पास ये दो समांतर रेखा है, सभी त्रिभुजों का आधार ये समान है। तो बच्चों देखो, एक अपने पास ये त्रिभुज बन गया, एक अपने पास ये त्रिभुज बन गया, आधार दोनों का समान है, तो इनकी ऊंचाई एक समान कैसे होगी, कि इनकी ऊंचाई कौन सी होगी, आधार के सामने वाले शीर्ष से आधार पे जो लंब डलता है वही बच्चों क्या होती है, किसी त्रिभुज की ऊंचाई। तो बताओ बच्चों, इस वाले त्रिभुज की ऊंचाई क्या है, ये है ना, और इस वाले त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, आधार के सामने वाले शीर्ष से इस भुजा पे जो लंब आएगा वही इसकी क्या होगी, ऊंचाई। तो बताओ बच्चों, जो लंब होता है वह क्या होता है कि दो रेखाओं के बीच की कम से कम दूरी। तो बताओ बच्चों, दो समांतर रेखा होती है, उनके बीच की दूरी क्या रहती है, हमेशा एक समान, यानी कि जितनी ऊंचाई इसकी होगी उतनी ही ऊंचाई इसकी होगी। तो यदि आधार समान है तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई भी समान रहेगी। तो दो समांतर रेखाओं के बीच में जितने भी त्रिभुज बनेंगे उन सभी के क्षेत्रफल क्या होंगे, एक समान। तो यहां से देखो, अब बताओ कि जो DBE त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल किसके समान होगा, DEC के, क्योंकि यदि इसका अपन आधार ये ले लें, DBE का आधार अपन DE ले लें, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, इसके सामने वाले शीर्ष से इस पर लंब, और इसका आधार हमने DE ले लिया तो इसकी ऊंचाई भी क्या होगी, इतनी ही होगी। तो DEB और DEC का क्षेत्रफल क्या होगा, एक समान। तो यहां से अपन देखें तो ADE बटा BDE है और वहां पे ADE बटा DEC है। तो ऊपर तो दोनों में ADE है और नीचे हमें पता है कि BDE और DEC का क्षेत्रफल एक समान है। तो इक्वेशन नंबर 5 व 6 दोनों की लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गई, एक समान हो गई। तो दोनों की राइट हैंड साइड भी क्या होगी, एक समान होगी। यानी कि अपना क्या प्रूव हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 5 और 6 की लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो इन दोनों की राइट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। यानी कि AD बटा DB किसके इक्वल होगा, AE बटा EC के। यानी कि थेलस प्रमेय सिद्ध होती है कि किसी भी त्रिभुज में यदि अपन एक भुजा के समांतर रेखा खींचें, किसी भी भुजा के अपन समांतर रेखा खींचें, तो वह रेखा अन्य दोनों भुजाओं को एक समान समानुपात में विभाजित करते हैं। जैसे अपन ने ये त्रिभुज ले लिया,
इसमें हमने इस भुजा के समांतर कोई रेखा खींच दी, तो ये वाली जो रेखा है यह इन दोनों भुजाओं को एक समान अनुपात में विभाजित करेगी। एक समान अनुपात का मतलब क्या है कि यदि इस रेखा की लंबाई अपने पास है 6 सेमी और इसकी यदि अपने पास लंबाई है 12 सेमी, तो यदि ये 4 होगी और ये 2 होगी ना, तो ये इसको भी इसी अनुपात में विभाजित करेगी, यानी ये 8 होगी और ये क्या होगी 4। यानी किसी रेखा के किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर रेखा खींचने पर वह रेखा उस त्रिभुज की अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यह प्रमेय है बच्चों अपने समरूपता की आधारभूत थ्योरम, बेसिक थ्योरम ऑफ सिमिलरिटी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिमिलरिटी वाले एक्सरसाइज में अपने कुल 4 प्रमेय हैं, तो उनमें से लगभग एक तो हर साल आती है। तो इस प्रमेय यह प्रमेय जो 10वीं क्लास के बोर्ड के एग्जामों में लगभग 2 या 3 साल से रिपीट होती है, यानी इस प्रश्नावली में अपने पास 3 या 4 प्रमेय, उनमें से एक प्रमेय हर साल आती है। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसके बेस पे बहुत सारे अपने सवाल भी बनते हैं एक्सरसाइज में। इसी थ्योरम के बेस पे कंप्लीट एक एक्सरसाइज भी है। तो आज के लिए बस इतना ही।